बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक अगेन इन ई एडिफिकेशन। आज बेटा हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जो बेसिकली एक प्यूरिफाइंग टेक्निक्स के ऊपर मबनी है ये चैप्टर। और इससे पहले हम 3 टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, जिनको आपने सेपरेटिंग टेक्निक का नाम भी दिया हुआ है और प्यूरिफाइंग टेक्निक का भी नाम दिया हुआ है। वो थी फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन एंड सब्लिमेशन। आज जिस टेक्निक का मैं तज़किरा करने लगा हूँ वो टेक्निक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इस टेक्निक का नाम है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये बेटा पहले इसको समझें कि ये है क्या। कि अगर एक आपने बीकर ली है, उस बीकर के अंदर आपने वो सॉलिड डाल दिया है, वो क्रूड सब्सटेंस डाल दी है जिसको हमने प्यूरिफाई करना है, तो वो सॉलिड सब्सटेंस वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाएगी। अगर आपने बीकर में वाटर लिया हुआ है या कोई भी सॉल्वेंट लिया हुआ है, आप एक सॉल्वेंट लें, उसके अंदर आप वो क्रूड सब्सटेंस डाल दें, क्रूड सब्सटेंस उस सॉल्वेंट के अंदर हल हो जाएगी तो वो एक सोल्यूशन बन जाएगा, इंप्योरिटीज नीचे बैठ जाएंगी। अब वो जो डिसॉल्व सल्यूट है उस सॉल्वेंट के अंदर जिसको हमें बाहर निकालना है, उसको बाहर कैसे निकालेंगे कि उसके अंदर हम एक और सॉल्वेंट डाल देंगे और वो सॉल्वेंट सॉल्यूशन के साथ क्या रहेगा, इमिसिबल। ठीक है, लेकिन सल्यूट के साथ क्या होगा, मोर सॉल्युबल। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन के साथ वो क्या रहेगा, इमिसिबल। तो ये जो स्टेटमेंट है, प्रिंसिपल है। अब इसकी मजीद डिस्कशन हम इस टॉपिक से शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑब्टेनिंग अ सब्सटेंस, सब्सटेंस वो क्रूड सब्सटेंस फ्रॉम ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से, विद द हेल्प ऑफ इमिसिबल सॉल्वेंट, किसकी मदद से, इमिसिबल सॉल्वेंट की मदद से, इज कॉल्ड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। मसलन ये मैंने एक बीकर बनाई हुई है, इस बीकर के अंदर सॉल्वेंट बी है, जिसको आप वाटर कह ले, कुछ भी कह ले। ये ब्लैक कलर का ये क्रूड सब्सटेंस है जो उसके अंदर हल हो चुका हुआ है और इंप्योरिटीज नीचे बैठी हुई हैं। जब आप सॉल्वेंट ए डालेंगे, सॉल्वेंट ए इस सॉल्यूशन के साथ क्या रहेगा, इमिसिबल, क्योंकि क्रूड सब्सटेंस और सॉल्वेंट बी इन्होंने आपस में सॉल्यूशन तैयार कर लिया हुआ है। और जब सॉल्वेंट ए होगा, सॉल्वेंट ए सॉल्यूशन के साथ क्या रहेगा, इमिसिबल। लेकिन ये जो सब्सटेंस है, ये बात याद रखना, जो सब्सटेंस आपने सॉल्वेंट बी में डाली हुई है, ये सॉल्वेंट ए के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होनी चाहिए। ये कंडीशन है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, कि जो आप सॉल्वेंट ए बाद में डाल रहे हैं, ठीक है ना, वो सॉल्वेंट बी के अंदर जो क्रूड सब्सटेंस है वो ज्यादा सॉल्युबल करे अपने अंदर। ठीक है जी, बात फॉलो कर ली है कि सॉल्वेंट बी में जो क्रूड सब्सटेंस है, जो सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट ए के अंदर ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। क्लियर? ये टेक्निक है, ये स्टेटमेंट है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। अब हम इसको मजीद समझने के लिए हम एक टॉपिक पढ़ते हैं, उसका नाम है ईथर एक्सट्रैक्शन। ईथर एक्सट्रैक्शन ज्यादातर नॉर्मली लेबोरेटरी में बच्चे खुद ही कर लेते हैं। अब कैसे हमने करना है जरा देखें। हमारे पास ईथर एक्सट्रैक्शन है, ठीक है, टॉपिक है। हमने सॉल्वेंट ए लिया, सॉल्वेंट बी लिया और सल्यूट जिसको आपने क्रूड सब्सटेंस है जिसको आपने प्योर करना है। सॉल्वेंट ए क्या होना चाहिए, वोलेटाइल या थर्मली अनस्टेबल, वो हमने लिया हुआ है ईथर। वो क्या लिया हुआ है हमने, ईथर लिया हुआ है। सॉल्वेंट ए क्या होगा, ईथर। और ईथर ले सकते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज यही है कि ये वोलेटाइल होते हैं और थर्मली अनस्टेबल होते हैं। सॉल्वेंट बी, ये वाटर होना चाहिए, वाटर भी आप ले सकते हैं। सल्यूट क्रूड सब्सटेंस, ठीक है ना, वो नैफ्थलीन भी हो सकती है। अब ऑपरेटर्स की जरूरत इसके अंदर क्या है, सेपरेटिंग फनल चाहिए और बीकर्स चाहिए। ये हमारे पास सेपरेटिंग फनल है, ये बनी हुई है हमारे पास। हमने क्या लिया, हमने इसके अंदर वाटर ले लिया, ये एक्वस लेयर है, ठीक है। और आपने इसके अंदर डाल दी है ये आयोडीन डाल दें, या आप फर्ज करें आपने नैफ्थलीन डाल दी है, कुछ भी डाल दी जिसको आपने प्योर करना है, ठीक है ना।
अब आपने इसको मिक्सअप किया, नेफ्थलीन वाटर के अंदर हल हो जाएगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से हल होगी, ठीक है ना, क्योंकि नेफ्थलीन इतनी पाउडर नहीं जितना वाटर पाउडर है, ठीक है ना, वो हल होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन बहुत मुश्किल से हल होगी। फिर आपने क्या करना है जी, इसके अंदर ईथर डाल देना है। क्या डाल देना है हमने? ईथर डाल दिया। अब ईथर क्या करेगा जी, जब इसको मिक्सअप करेंगे ईथर डालकर, तो यहां से जो सल्यूट मिक्सअप था पानी के अंदर वो ऊपर ट्रेवल करना शुरू हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कह चुके हैं कि जो एक्वस लेयर में जो सल्यूट डिसॉल्व है वो ऊपर ईथर लेयर में ज्यादा डिसॉल्व होना चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूं इसके प्रिंसिपल में, ठीक है जी। इंप्योरिटीज नीचे बैठी रहेंगी, ठीक है ना, और सल्यूट भी हल हो जाएगा नीचे, और सल्यूट ऊपर भी हल होना शुरू होगा मजीद तेजी के साथ, ठीक है ना। जब आप देखें कि अब सल्यूट हल होना बंद हो गया है, तो तब बेटा आप इसका ये टैप खोलेंगे और यहाँ पे एक्वस लेयर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एक्वस लेयर निकाल लेंगे। ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगी? ईथर लेयर आ जाएगी, उसको आप एवापोरेट कर लेंगे, ईथर एवापोरेट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा? प्योर सब्सटेंस आ जाएगी जो आपने यहाँ पर डिसॉल्व की होगी। लेकिन यहाँ पर जो एक्वस लेयर आ जाएगी, एक्वस लेयर आप निकाल लेंगे और ये जो ईथर होगा, ईथर को आप किसी और बीकर में निकाल कर एवेपोरेट कर लेंगे और ईथर के अंदर जो डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके पास प्यूरिफाइंग फॉर्म में आ जाएगा। सम टाइम ऐसा होता है कि ईथर निचली लेयर भी ऑक्यूपाई कर लेता है, लेकिन वो ईथर की वो डिपेंड करता है कि टाइप कौन सी है, डाइथाइल ईथर है कि डाइमिथाइल ईथर है। अगर डाइथाइल ईथर हुआ तो वो ऊपर तैरेगा, अगर डाइमिथाइल ईथर हुआ तो वो नीचे तैरेगा। डाइमिथाइल ईथर नीचे होगा तो एक्वस लेयर ऊपर होगी, ठीक है ना। अगर डाइथाइल ईथर हुआ तो डाइथाइल ईथर ऊपर होगा तो एक्वस लेयर नीचे होगी, ठीक है ना। ये आप इस बात का ख्याल रखिएगा। तो खैर ये तो हमारे पास होगी कंप्लीट ईथर एक्सट्रैक्शन। इसके बाद हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को आप पार्टीशन लॉ भी बोलते हैं। ये भी एक मजेदार सी टेक्निक है जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर ही आती है। वो कहता है एट कांस्टेंट टेंपरेचर अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स in a constant ratio of concentration independent of the solute added। मींस कि वो कहता है कि हमारे पास दो सॉल्वेंट्स है, दोनों इमिसिबल है, सॉल्वेंट ए है, सॉल्वेंट बी है। जब आप कोई भी आप सॉल्यूट डालते हैं तो वो दोनों के अंदर सेम रेशियो, सेम कंसंट्रेशन के साथ डिसॉल्व होता है, चाहे आप जितना मर्जी डालते जाएं उसके अंदर, ठीक है जी। कि सॉल्वेंट ए सॉल्वेंट बी के अंदर जो सॉल्यूट है वो दोनों के अंदर एक जैसा ऐड होगा, कांस्टेंट रेशियो होगी उसकी। मतलब फर्ज करें तो सॉल्वेंट ए ऊपर है या सॉल्वेंट बी नीचे है, तो आप इसके अंदर कोई डालते हैं सल्यूट, 10 ग्राम डालते हैं सल्यूट, ठीक है जी। अब 10 ग्राम सल्यूट यहाँ पर फर्ज करें 8 ग्राम ऐड होता है, यहाँ पर 2 ग्राम डिसॉल्व होगा। मतलब कि रेशियो है 80-20 की। अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 4, फिर भी रेशियो क्या रहेगी? 80-20 की। रेशियो हमारे पास क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी इसकी, ठीक है जी। ये बात का आपने ख्याल रखना है। तो अब हम करने जा रहे हैं आयोडीन को प्यूरिफाई। हमारे पास जो सल्यूट है, सल्यूट टू बी प्यूरिफाइड, वो क्या है? आयोडीन। सॉल्वेंट ए मेरे पास क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो एक वोलेटाइल और थर्मली अनस्टेबल है। और सॉल्वेंट बी क्या है मेरे पास? वाटर। और वाटर के अंदर मैंने क्या मिक्सअप किया हुआ है? पोटेशियम आयोडाइड। और पोटेशियम आयोडाइड मैंने क्यों मिक्सअप करना है? ये फर्ज करें कि कैटालिस्ट ही है कि जो आयोडीन को अपने अंदर मिक्सअप कराएगी जब वो पानी के अंदर ऐड होगी। पोटेशियम आयोडाइड है, स्ट्रॉन्ग साल्ट है, एक्वस में अगर इसको डालेंगे, वाटर में डालेंगे तो ये स्ट्रॉन्गली डिसोसिएट होगा, आयोडाइड आयन बनेंगे। और जो आयोडीन मैं डालूंगा आयोडाइड के अंदर तो वो ट्राई आयोडाइड की फॉर्म में आ जाएगी। और ट्राई आयोडाइड फॉर्म में जब आ जाएगी आयोडीन तो वो वाटर के अंदर ब्राउन कलर देगी, ठीक है। और आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर पर्पल कलर देगी। तो यहाँ पर ये सपोज करें कि ये एक्वस लेयर है, ये हमारे पास ये कार्बन टेट्राक्लोराइड ऑर्गेनिक लेयर है। हमने इसका टैप खोला और उसके अंदर क्या डाल दी? हमने आयोडीन डाल दी, इम्प्योर आयोडीन। इम्प्योर आयोडीन दोनों के अंदर इक्वल रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है ना। हमने जितनी आयोडीन वो करनी है प्यूरिफाई उतनी हम डाल देंगे, ठीक है। उसको शेक करेंगे, ऊपर एक कलर आ जाएगा पर्पल कलर, नीचे कलर आ जाएगा ब्राउन कलर, ठीक है। अब हम टैप को खोलेंगे, ठीक है। टैप को खोल दिया, टैप को खोलकर हम यहाँ पर ब्राउन कलर निकाल लेंगे और ऊपर का कलर कौन सा आ जाएगा? पर्पल कलर। पर्पल कलर को अलग निकाल दिया, कार्बन टेट्राक्लोराइड एवापोरेट हो गया और आपके पास प्योर आयोडीन आ गई। लेकिन यहाँ पर अभी ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर क्यों है? क्योंकि अभी भी पानी के अंदर आयोडीन मौजूद है, ठीक है ना।
फिर हम इसकी करेंगे डबल एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। इसको फिर यहाँ पर डाल देंगे हम ब्राउन वाटर को, ऊपर फिर क्या डालेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फिर शेक करेंगे और जो ब्राउन कलर होगा, ब्राउन कलर के अंदर से जो आयोडीन है वो ऊपर मिक्सअप हो जाएगी कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, और ब्राउन कलर फेड हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होता जाएगा। तो इट मीन जितनी आयोडीन यहाँ पर मौजूद थी उसमें से कुछ मजीद हल होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर, क्योंकि ये हमारी क्या है, ये ऑर्गेनिक फेज है हमारा, ऑर्गेनिक फेज या ऑर्गेनिक लेयर, जिसको आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड का नाम दिया हुआ। यहाँ पे पर्पल कलर आता है और यहाँ पर क्या आता है, ब्राउन कलर आता है आयोडीन का, ठीक है जी। तो हमने मजीद दोबारा इसको किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड डाला, शेक किया, मजीद करने फिर निकाल देंगे। तो यहाँ पर जो दोबारा निकालेंगे तो ब्राउन कलर इतना ज्यादा ब्राउन नहीं होगा, हल्का सा ब्राउन होगा। इसको फिर तीसरी दफा करें और तब तक करते रहना है जब तक ब्राउन कलर ट्रांसपेरेंट वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। और ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, हमारे माइंड में बात क्लिक कर जाती है कि जैसे ही ब्राउन कलर ट्रांसपेरेंट में चला गया तो इट मींस के सारी की सारी आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिसॉल्व होती जाएगी और कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एवापोरेट करते जाएंगे और हमारे पास आयोडीन आती जाएगी। क्लियर। इम्प्यूरिटीज तो जब डिसॉल्व हो जाएंगी वो तो निकल जाएंगी ना एक ही वक्त में, ठीक है ना। तो इस तरह हमारे पास कार्बन टेट्राक्लोराइड के को यूज करते हुए हमने आयोडीन को प्यूरिफाई कर लिया, ठीक है। बेटा हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, ये रेशो देता है आयोडीन की कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर और कितना डिसॉल्व हुई है आयोडीन, और आयोडीन की पानी के अंदर, ठीक है, कि आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में कितना सॉल्युबल है और एक्वस लेयर में कितना सॉल्युबल है, ये रेशो। और रेशो ये क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ द सॉल्यूट एडेड। जितना मर्जी आप ऐड करेंगे तो रेशो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का टॉपिक आपको जरूर समझ आया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस चीज़ की आपको समझ नहीं लगी। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।